चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट। लास्ट क्लास में जो हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने कुछ एक्टिविटीज आपके सामने रखी थी और उन एक्टिविटीज को देखकर आप लोगों को बताना था सर ये कौन सी एक्टिविटी है। चलिए जी, कौन सी एक्टिविटी है और इनफ्लो है या आउटफ्लो है। तो हमारी जो बात हो चुकी थी वो मेरे को जहां तक ध्यान है सर, वो पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स तक बात हो चुकी थी कंफर्म, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि मैंने कहा जब इनकम टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं, नहीं हाँ सही कह रहे हैं, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। तो मैंने कहा इनकम टैक्स को जो हम पे कर रहे हैं तो हमारे पास जो एक्टिविटी है वो 3 एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है और फाइनेंसिंग है। ठीक कह रहा हूं? ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है और माय फ्रेंड्स फाइनेंसिंग है। ठीक कह रहा हूं जी? तो अब जैसे कि अब हमने यहाँ पे कहा पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, कि कंपनी अगर कॉर्पोरेट टैक्स पे कर रही है तो वो क्या है। तो ध्यान दीजिए, जब हम पहले पढ़ते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना और नेट प्रॉफिट निकालना, तो प्रोविजन फॉर टैक्स को हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मानते थे। आप माइंड करिए, ठीक कह रहे हैं? तो अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो अगर मैं ऑपरेटिंग नहीं मानूं तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो कहीं से भी नहीं है। तो अभी 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 फिलहाल जो हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसके अंदर केवल और केवल 3 एक्टिविटी हैं सर, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। कल को क्या कुछ और भविष्य में ऐड हो जाए, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाए, ये आपको भी नहीं पता और ये मुझे भी नहीं पता। तो इस वजह से अब क्वेश्चन आता है कि भाई प्रोविजन फॉर टैक्स यानी इनकम टैक्स एथिकली अभी कहीं नहीं आ रहा, लेकिन अब कहीं ना कहीं तो आना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन आता है किस में डालें। तो इन दोनों से तो बेटर फिर भी क्या रहेगा, ऑपरेटिंग में बेटर रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो हम डाल रहे हैं सर कॉर्पोरेट टैक्स जो डाल रहे हैं, तो वो हम जो डाल रहे हैं वो कॉर्पोरेट टैक्स किस में डाल रहे हैं, ऑपरेटिंग के अंदर डाल रहे हैं कि भाई हमने जो कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो हमने पे करा है। तो इसलिए क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। ठीक हो गया जी? चलिए बहुत बढ़िया। फिर अगली सर हमारी कहानी जो यहां पर है, हाँ जी, इंटरेस्ट पेड। अगर कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है तो किस पे पे करेगी, बोरोविंग पे। बोरोविंग पे करे ना, और बोरोविंग क्या है, फाइनेंसिंग। तो यानी कि आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये जाएगा। तो अब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इसका मतलब जो हम इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं माय फ्रेंड्स वो फाइनेंसिंग हो गई, और पे कर रहे हैं कैश जा रहा है तो आउटफ्लो हो गया। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब यहाँ पे जो कंपनी है जो प्रेफरेंस शेयर्स है माय फ्रेंड्स उसको रिडीम कर रही है। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बेसिकली रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपके डायरेक्टली आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये है कि हमने उनका फंड वापस कर दिया और अपनी लायबिलिटी को खत्म कर दिया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर सर एक्टिविटी कौन सी है सर, फाइनेंसिंग। तो जब हम ये कह रहे हैं कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो सब कैश जा रहा है तो दैट्स व्हाई इट विल बी आउटफ्लो। रेजिंग लोन, अब कंपनी को जरूरत है फाइनेंस की, कंपनी लोन ले रही है। अब लोन कौन सी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जब कंपनी यहाँ पे रेजिंग लोन यानी लोन ले रही है तो सर इनफ्लो है, यानी कि हमारे पास सोर्स आ रहा है, दैट विल बी इनफ्लो। रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर कंपनी यहाँ पे कोई लोन रीपे करती है तो लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो मैंने कहा अगर कंपनी यहाँ पे रीपे करती है, रीपे ऑफ लोन, तो आउटफ्लो कैश, फंड हमारा बाहर जा रहा है तो आउटफ्लो हो गया फ्रेंड्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स, कि जो कंपनी यहाँ पे डिबेंचर्स इशू कर रही है, डिबेंचर फिर से फाइनेंसिंग है। तो फ्रेंड्स जब कंपनी इशू कर रही है, इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है जी, तो पैसा आ रहा है, फंड आ रहा है, माय फ्रेंड नो डाउट इनफ्लो। पेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बाय म्यूचुअल फंड कंपनी। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे कर रही है म्यूचुअल फंड कंपनी, ठीक है जी। अब आपको क्या लगता है सर, इट्स ऑपरेटिंग बाय इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, क्या लग रहा है वो हमें कि यहाँ पे इंटरेस्ट और डिबेंचर म्यूचुअल फंड कंपनी पे कर रही है, क्या लगता है हमें सर? ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, बोलिए बोलिए। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, ठीक है जी, फाइनेंसिंग आउटफ्लो। आप समझिए मेरी बात को, म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर, अब म्यूचुअल फंड कंपनी भी तो एक कंपनी है, समझना मेरी बात को, ये पहली बार आया है। अगर इसको पहली बार में ढंग से समझ लें तो आप सोचिए हमारा काम कितना और कितना आसान हो जाएगा, ठीक है जी। मैंने कहा फ्रेंड्स अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो मैंने कहा ठीक है जी, म्यूचुअल फंड कंपनी, फाइन। अब इसके पास सोर्स आ रहा है और ये आगे किसी कंपनी में क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, किसी और कंपनी के अंदर
क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। इसलिए बैठाइए अपने पास स्पेशलाइज्ड पर्सन रखें जिसका मोटिव यही है कि भैया इन्वेस्ट करे, रिटर्न लाए, इसको रिटर्न मिलेगा यहां से वापस, और यहां पे जो पैसा इस कंपनी के अंदर जिसने लगा रखा है, जिन्होंने पैसा यहां लगा रखा है, यहां पैसा लगा रखा है, तो कंपनी वापस में इनको रिटर्न करेगी। ऑफ कोर्स अपना कट कुछ ये रख लेगी, सारा रिटर्न लेके वापस कर देगी, तो इसका काम कैसे चलेगा, तो कुछ कट रख के अपने पास इसको वापस कर देगी। तो अब मैंने क्या कहा, यहां पे जो पैसा आ रहा है इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में, प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में या डिबेंचर्स की फॉर्म में, तो अब यहाँ पे इस पर्सन ने यहाँ पे जो पैसा लगा रखा है वो डेट यानी डिबेंचर की फॉर्म में लगा रखा है। अब कंपनी इस पर क्या दे रही है, वापस इंटरेस्ट दे रही है, यही कहानी हो रही है ना। तो आप मेरी बात को समझना, कंपनी का ये जो काम है ये उसका ऑपरेशन है, आप मेरी बात को समझिए, म्यूचुअल फंड कंपनी का। लेकिन यहां पर जो ले रही है वो तो उसकी फाइनेंसिंग है ना, कि फाइनेंसिंग तो इकट्ठा कर रही है। तो समझने की चेष्टा करिए कि यहां पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे वो तो ऑपरेटिंग है, लेकिन अगर इंटरेस्ट पे कर रही है डिबेंचर पे, चाहे वो भले ही म्यूचुअल फंड कंपनी है, लेकिन वो फाइनेंसिंग है। समझ आ रही है मेरी बात? तो थोड़ा सा समझ के अपने पास डायग्राम वगैरह बना लेंगे, अच्छा रहेगा, क्लियर हो जाएंगी बहुत सारी चीजें हमारी। ठीक है जी। तो यानी कि जो मैंने बोला पेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बाय म्यूचुअल फंड कंपनी, तो यहाँ म्यूचुअल फंड कंपनी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लॉजिक मैंने अभी आपको दे दिया। अगला आता है सर पेड डिविडेंड इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर बाय म्यूचुअल फंड कंपनी। अभी सर मैंने यहाँ पे लोग बनाए यहाँ पे, अब ये जो था सर ये डिबेंचर होल्डर था। कौन था ये? डिबेंचर होल्डर। ये सर ये इक्विटी शेयर होल्डर है। ये कौन है सर? ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। अब इसके ऊपर कंपनी क्या कर रही है? डिविडेंड दे रही है सर, फाइनल डिविडेंड। इसको क्या दे रही है सर? इसको दे रही है प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है ना जी। तो अब क्वेश्चन आता है, जो इस पर डिविडेंड दे रही है, इस पर प्रेफरेंस डिविडेंड दे रही है, इस पर इंटरेस्ट डिबेंचर दे रही है, ये मेरी बात आपसे हो गई कि जब म्यूचुअल फंड कंपनी इंटरेस्ट डिबेंचर दे रही है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब यहाँ पे कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो अब आपको क्या लग रहा है क्या होगा सर? ये सर फाइनेंसिंग। एग्जैक्टली फाइनेंसिंग, आपके सामने लॉजिक है। ठीक है ना। तो यानी उसके बाद कंपनी यहाँ पे डिविडेंड दे रही है, प्रेफरेंस डिविडेंड दे रही है बाय म्यूचुअल फंड, तब भी वो फाइनेंसिंग है और वो आउटफ्लो है। लॉजिक आपके सामने। ठीक है। अब ये थोड़ा सा डायग्राम वगैरह हम अपने बुक्स वगैरह पे कहीं बना लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा सर। अगला आता है सर रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड कंपनी, कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड कंपनी, कि किसी ने म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और उस पर उसे इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है जी। तो बताइए सर कौन सी हुई सर? सर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान गेम है सर, ध्यान की, किसी इन्वेस्टर ने, कोई इन्वेस्टर है और उसने यहां फंड लगा रखा है, उसको यहां पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब ये क्वेश्चन की टोन से क्लियर हो रहा है कि हम इसकी बुक में कैश फ्लो बना रहे हैं। तो इसने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इसके लिए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना। म्यूचुअल फंड कंपनी का क्या है क्या नहीं, वो तो बात की बात है। तो जो इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड कंपनी पैसा लगाया और उसको यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है सर। तो ध्यान से पढ़ रहा है हमें क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। अगला सर, रेंट रिसीव्ड बाय ए प्रॉपर्टी डीलर। सर कि एक प्रॉपर्टी डीलर को रेंट मिल रहा है। जी बोलिए सर यही इसी क्वेश्चन में ये म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से उनकी बुक्स में अगर देखें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी ना। किसके? मैडम अभी तो बात हो गई फाइनेंसिंग है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ये इन्वेस्टर ही तो है कंपनी के। अच्छा सर लेकिन वो जो कंफ्यूज हुए? डिबेंचर होल्डर नहीं, को आप इन्वेस्टर बोल दिया उसके इकोनॉमिक्स के सेंस में, जब म्यूचुअल फंड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की कंपनी, सेंस में इसको जो डिबेंचर होल्डर है उसको ये बोल दिया ना इन्वेस्टर है। फिर अच्छा ये क्योंकि इन्वेस्टर तो सारे ही हैं। इन्वेस्टर ने हाँ, तो फिर इन्वेस्ट किया है। अगर इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया और उस पर ये इंटरेस्ट दे रही है, तो अभी तो बताया फाइनेंसिंग होगी। दोबारा हाँ कंफ्यूज सर कैसे हुए? ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने वो नया कॉलम बना दिया इन्वेस्टर के लिए, मैं इसी को बोल सकता था इन्वेस्टर। तो मैं इन्वेस्टर के नाम पे ये बोल रहा हूँ, कोई भी इन्वेस्टर आउटसाइडर हो सकता है, तो कहानी तो वही रहेगी ना जी। सर वो मैं गलती से ये मान गई कि म्यूचुअल फंड कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। ना ना, दोबारा पढ़ो। अगला जी, रेंट रिसीव्ड बाय ए प्रॉपर्टी डीलर, नहीं एक मिनट, रेंट रिसीव्ड बाय म्यूचुअल फंड कंपनी, ठीक बोलो ना? ठीक है जी। तो एक छूट गया, मेरे को लग रहा है मेरे से गलती से पीछे सर एक रह गया बीच में, रह गया ना गलती से। चलिए दोबारा अब कर लेते हैं। रेंट रिसीव्ड बाय म्यूचुअल फंड कंपनी, कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी है और उसको रेंट रिसीव्ड हो रहा है जी। तो बताइए जी, रेंट रिसीव्ड बाय म्यूचुअल फंड कंपनी है तो वो क्या होगा? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग।
इन्वेस्टिंग सर, जो आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी का काम थोड़ी ना कि प्रॉपर्टी ली और उसे किराए पे दे दी, ये तो उसका काम नहीं है, तो इसका तो उसने इन्वेस्टमेंट ही कर रखी है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही है। ठीक है जी, रिसीव इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड कंपनी, ये करा चुका हूं सर मैं। अगला, रेंट रिसीव्ड बाय ए प्रॉपर्टी डीलर, सर आप प्रॉपर्टी डीलर है, ऑपरेटिंग, उसको रेंट रिसीव्ड हो रहा है सर, सॉरी ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग। अरे बस सुनिए, यानी कि कुल मिला के जो यहां पर रेंट रिसीव्ड हो रहा है, रेंट रिसीव्ड बाय प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है जी, ऑपरेटिंग इनफ्लो, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर का तो काम है इस तरीके का कि प्रॉपर्टी बनाता रहता है, किराए पे चलाता रहता है सर। रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन जो है रेज करे सर, रीपेमेंट यानी सॉरी रेज नहीं करे, रीपे करे, वापस करे सर, शॉर्ट टर्म लोन पे करे सर। ठीक है जी, अब ध्यान करना, शॉर्ट टर्म लोन हमारे कहां दे रखा होगा, करंट लायबिलिटी में दे रखा होगा, ये ध्यान रख के चलना कि जो शॉर्ट टर्म लोन हमें दे रखा होगा वो करंट लायबिलिटी में दे रखा होगा जी। अब बताइए सर क्या है ये, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग। अब ध्यान रखना सर, ध्यान रखना, जब यहां मैं ये पढ़ा रहा होता हूं तो पूरी क्लास सही जवाब दे रही होती है, लेकिन जहां प्रैक्टिकल में जाता हूं वहीं स्टूडेंट गलती कर रहे होते हैं। तो अब मैंने इतने पत्ते खोल दिए, तब तो उम्मीद है अब आप में से कोई फंसेगा नहीं जब प्रैक्टिकल कराऊंगा, देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है जी, तो रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स, तो यानी कौन सी हो गई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई सर हमारी। ठीक है जी, रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, आउटफ्लो फाइनेंसिंग, बहुत बढ़िया। इंक्रीजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है जी, करंट लायबिलिटी जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है जी, तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है, इंक्रीजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, तो क्या होगा जी, सर फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग, चलिए अब आप इस पर प्रैक्टिकल में कितना सही जवाब देंगे वो देखते हैं, क्योंकि मैं फिर समझा रहा हूं, अगर कोई इसे थ्योरी समझ रहा है तो वो उसकी भूल है, ये थ्योरी नहीं है, ये कंप्लीट प्रैक्टिकल है, कि जब आप प्रैक्टिकल पढ़ोगे तो ये सारी बातें वहां आएंगी और यही सारी कहानी वहां चलने वाली है, तो वहां आप मुझे कितना सही जवाब देते हैं वहां पर ये बात मायने रखेगी सर। ठीक है जी, चलिए जी माय फ्रेंड्स, अब तैयार हो जाइए, इस चैप्टर के अब सबसे बड़ी जो बैकबोन है सर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं, और अगर आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है 1% का भी कि आपको बहुत मजा तो आएगा ही आएगा, और आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो भी साथ के साथ सीखने को मिलेगा। ठीक हो गया जी, चलिए जी शुरू करते हैं जी। तो माय फ्रेंड्स, मेरी आपसे बात हुई थी कि जो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक उसका डायरेक्ट मेथड था, एक इनडायरेक्ट मेथड था। डायरेक्ट मेथड में आपको करवा चुका हूं क्योंकि बहुत छोटा सा था, अब मेन चल रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड पे, तो मेनली जो सबसे बड़ा फोकस जो होता है वो इनडायरेक्ट मेथड पर ही होता है। तो जरा सुनते हैं जरा इस बात को जी, चलिए। तो सबसे पहले हम अपना टारगेट ध्यान करें कि हमारा टारगेट क्या है, मैं फिर समझा रहा हूं हमारा टारगेट क्या है। तो माय फ्रेंड्स, जो हमारा टारगेट है वो है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज अवर टारगेट, ये हमारा टारगेट है। ये ना हो कि करते करते यही भूल जाए निकाल क्या रहे थे, तो इसे साइड में लिख दिया भाई, भूलना मत कि हम निकालने जा रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, चलिए बाय इनडायरेक्ट मेथड शुरू करते हैं सर। अब देखिए जी, मैंने कहा जो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं, तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने यहां लिख दिया है सर कि हमें पहुंचना कहां है, जैसे होता है ना पड़ाव पड़ाव। ठीक है जी, अब मान लो वैष्णो देवी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, जय माता दी करते जा रहे हैं, तो कहते हैं पहले बाण गंगा आएगी ऐसे करके, फिर ये पड़ाव आएगा, फिर ये पड़ाव आएगा, फिर अर्धकुंवारी, फिर ये लाइक जट, ऐसे फिर जय माता दी करते करते ऊपर पहुंच जाएंगे। तो सर ये हमारा पहला पड़ाव आप ये मान सकते हो। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग जो हमारी शुरुआत हम जो इसको करेंगे वो हमें शुरुआत करनी होती है नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा
ऑर्डिनरी, यानी कि जो हम यहाँ पे लेके चलेंगे वो नेट प्रॉफिट लेंगे, लेकिन माय फ्रेंड्स वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या बिफोर टैक्स, पहले लिख लेट्स योर चॉइस, जैसे आपका मन करे। मैं पहले बिफोर ये लिखूंगा, तो बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, यानी कि हमें जो शुरुआत में जो नेट प्रॉफिट लेना है फ्रेंड्स, वो में लेना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। समझ आ गई बात? तो फ्रेंड्स जो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालेंगे, अब हमें फ्रेंड्स उसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। अब जरा उसकी वर्किंग समझते हैं सर, हम जरा चलिए जी समझते हैं। मैंने कहा फ्रेंड्स आप याद करिए, स्टेटमेंट ऑफ P&L हम सीख चुके हैं सारी अच्छी तरीके से पहले, तो चलिए जी। तो मैंने कहा यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L जो हम बहुत पहले कर चुके हैं सारे, ठीक है जी, तो मैं अब उसको बहुत डिटेल में समझाने की उसमें नहीं बैठ रहा आपको। जैसे हमारा था ना यार, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस सारे, ठीक हो गया ना। फिर ये निकलता था हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये ठीक है जी। ये कहानी हम जो कर रहे होते थे। आप फिर ध्यान करिए मैंने आपको क्या समझाया था, कि हम ये जो भी कुछ कर रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, कि कंपनी के अंदर से कहां से कैश आ रहा है और कंपनी के पास कहां पे कैश लग रहा है, यूज हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। आप ये सोचिए, अगर आप कंपनी के मालिक हैं, आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, या आप कंपनी के इन्वेस्टर हैं, तो क्या आपका ये अधिकार नहीं बनता कि अगर कंपनी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है, कुछ भी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैश आया है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कैश गया है, तो वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए? हमने कहा बिल्कुल सर, बिल्कुल पहुंचनी चाहिए, कि अगर हम कंपनी के अंदर इन्वेस्टर हैं, शेयर होल्डर हैं, आउटसाइडर हैं, हमें पता होना चाहिए सर। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ये कह रही है कि भाई यहां जो आप नेट प्रॉफिट जो लोगे, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं लोगे, आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लोगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये लोगे आप। समझा रही बात? तो जो आप यहां बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स यहां जो लोगे, ठीक, तो वो इसलिए लोगे क्योंकि आप टैक्स जो है वो आप अलग से दिखाओगे, कि सामने वाले को इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि कितना हमारा टैक्स का अमाउंट एक तरफ रहा। बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कैश आया है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कैश गया है, तो वो भी हमें अलग से दिखाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो ये सब कुछ कौन कह रहा है? ये सब कुछ कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स अब जो हमने कहा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम यहां बोल रहे हैं ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये जो हम यहां स्टेटमेंट खत्म करते थे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सर वो तब ये फिगर आ गई। एक समझाने के लिए मैंने कहा सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख था, टैक्स का ब्रैकेट मान लो 30% था, तो 1,20,000 सर ये मैंने कहा, और मैंने कहा 2,80,000 ये प्रॉफिट हमारा आफ्टर टैक्स था। तो मैंने कहा हम जो यहां ले रहे हैं 4 लाख रुपए ये ले रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ना केवल फ्रेंड्स ये ले रहे हैं, बट अब हम ये कह रहे हैं कि अगर बाय चांस इससे पहले कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम गई है जो इंपैक्ट कर रही है हमारे इस प्रॉफिट को, तो हमें उसको हटाना है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आइटम है उसको हमें अलग से दिखाना है। रीजन लॉजिक मैंने आपको दे दिया कि ये अधिकार शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को बनता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी से कोई कैश आया है या गया है, तो ये उनका अधिकार है, उन्हें पता चलना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, तो इसका मतलब मैं सीधी सी बात बोलूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाए, तो मैं यहां पे रिवर्स करूंगा और मैं यहां पे ऐड करूंगा। क्या ऐड करूंगा? टैक्स, आ रही है समझ में, और प्लस माइनस क्या करूंगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स।
तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के मतलब क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का मतलब मैंने बताया, अगर मान लीजिए कोई अबनॉर्मल चीज है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है, कोई अबनॉर्मल लॉस है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ऐसा कुछ है, तो वो अलग से हमें दिखाना पड़ेगा। और वो एक्टिविटी किससे बिलोंग होनी चाहिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वो बिलोंग होनी चाहिए। बात समझ आ गई? चलिए अब जरा मेरी बात को चलते हैं जी आगे। तो मैंने कहा सर ये जो हमारी शुरुआत है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब दोबारा आगे चलने से पहले जरा ये जो स्टेटमेंट हमने करी थी, और मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां पे जो हमें नेट प्रॉफिट मिला था, नेट प्रॉफिट मिला था, तो अब जो मैंने डिवीजन करी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग, तो ये नेट प्रॉफिट जो निकल कर आया था हमारा, ये हमारा किस एक्टिविटी से इफेक्टेड था पहले से? इन्वेस्टिंग से, ऑपरेटिंग से और फाइनेंसिंग से। तो आप क्या जवाब देंगे मेरे को कि ये जो नेट प्रॉफिट हम निकाल के बैठे हुए हैं, ये किस एक्टिविटी से इंपैक्ट हो चुका है ऑलरेडी? बताइए जी। कोई आवाज नहीं, कोई जवाब नहीं। मैं फिर से पूछ रहा हूं कि यहाँ पे जो हम ये नेट प्रॉफिट लेके चल रहे हैं, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को मैंने इफेक्ट नलिफाई कर दिया। अब मैं पूछ रहा हूं ये जो प्रॉफिट निकला है मेरा नेट प्रॉफिट, ये किस एक्टिविटी के इंपैक्ट के बाद निकला है? इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग? बोलिए। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग। जल्दी से सर ऑपरेटिंग वाले हाथ खड़ा कर लें, जल्दी स्पीड से। जो कह रहे हैं जी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकला था वो हाथ खड़ा करें। चलिए जी, यहाँ पे कई स्टूडेंट्स का हाथ खड़ा हुआ है। अब जरा देखते हैं कि आपका जवाब ठीक है या गलत है, जरा देखते हैं सर इस बात को, ठीक है ना? चलिए देखते हैं सर। अब मेरा ये मान लेना कि जी स्टेटमेंट ऑफ P&L आपको पहले आती है, कैश फ्लो तो आप तभी सीखोगे ना। अगर कहे जी मुझे तो स्टेटमेंट ऑफ P&L नहीं आती, तो फिर मैं उसे कैश फ्लो कैसे सिखाऊंगा? आप बताइए सर, पॉसिबल नहीं है ना मेरे लिए। तो इसका मतलब कैश फ्लो जो है एक एनालिसिस टूल है सर हमारा, यानी इससे पहले हमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह वो सब हमें आती है, राइट? चलिए तो शुरू करते हैं सर। मैंने कहा सर यहां पे आपका अदर इनकम में, जहां तक मेरे को ज्ञान है, आपने जो इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी ने बाहर, उस पर जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है वो उसमें है या नहीं है इंक्लूड? अगर यस कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है, उस पर जो रेंट आ रहा है, तो वो यहाँ इंक्लूड है या नहीं है? सर है। यस है। सर तो है, तो मेरा ज्ञान ये कहता है कि भाई वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बाकी अब जैसा कहो, मैं तो आपकी बात को अगेंस्ट कभी काटता ही नहीं, आपको पता है मेरी आदत का। हाँ जी। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके इस प्रॉफिट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इंपैक्ट है या नहीं है, ये बताइए जल्दी, सर क्लास है। जा रही है मेरी। है सर है, ये फाइनल हो गया? चलिए Yes, ये sir. फाइनल हो गया सर। तो इसका मतलब हमारे इस नेट प्रॉफिट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इंपैक्ट है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको तो कोई सपने में भी कोई मना नहीं कर सकता भाई। ऑपरेटिंग जो सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो रहा है, तो सारा है ही इसमें नेट प्रॉफिट, इसके तो कोई है ही नहीं। चलिए जी अगला, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इंपैक्ट इस नेट प्रॉफिट पे है या नहीं? सर है। है। अच्छा, अभी तो पीछे हम कह रहे सर ऑपरेटिंग से फाइनेंसिंग का इंपैक्ट कह रहे हैं, जो कह रहे हैं जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इंपैक्ट नेट प्रॉफिट पे है, जरा वो हाथ खड़ा कर ले। हाँ जी, हाथ खड़े हो रहे हैं जी, बड़े सोच सोच के हाथ खड़े हो रहे हैं। है। चलिए अब मैं पूछता हूं आपसे, ठीक है जी। यहां पे एक्सपेंसेस में जो हेडिंग थी, मुझे लगता है उस हेडिंग में एक हेडिंग थी फाइनेंस कॉस्ट, ठीक? अब जरा आप बताएंगे जरा ये फाइनेंस कॉस्ट थी क्या? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, क्या है सब फाइनेंस कॉस्ट? तो ये बात फाइनल हुई कि इस नेट प्रॉफिट पे इस फाइनेंसिंग का भी इंपैक्ट है। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है? यस सर अब सर 3 फिल्म का गाना मत बना देना कि जब क्वेश्चन सामने आया तो आंसर ढूंढ रहे थे, ढूंढते 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 जब आंसर मिला तो यही भूल गए क्वेश्चन क्या था। अब ये हमें समझ में आ गया कि भाई नेट प्रॉफिट में इन तीनों का इंपैक्ट है।
अब बूझो तो जानू। सब निकालने क्या बैठे हैं हम, क्वेश्चन क्या था? सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अरे बच्चे होशियार हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमारा टारगेट था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और यही रीजन था कि बकायदा मैंने क्लाउड बनवा दिया था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट? आप जरा ध्यान दीजिए सर। तो यानी कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहिए, इसका मतलब कि भाई इन्वेस्टिंग के लिए कोई दरवाजे नहीं खुले हुए, फाइनेंसिंग के कोई दरवाजे नहीं खुले हुए। मैं ठीक कह रहा हूं? यस सर। अब क्वेश्चन आता है सर, अब आप में से किसी जैसे, अब क्या होता है, स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, काफी साल होते हैं पढ़ते पढ़ते, तो स्टूडेंट कम और फ्रेंड ज्यादा बन जाते हैं। आप कहते हैं चलो जी कहीं चलते हैं घूमने, तो हमें बताओ घूमने कहाँ जाना है? हमें तो हरिद्वार जाना है और वैष्णो देवी जाना है, गिनी चुनी जगह जाना है, और जाना कहाँ है? तो आप में से किसी ने कहा हाँ संजीव सर के संग जाना, जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी ड्राइविंग है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा ड्राइव करते हैं, बस एक थोड़ी सी दिक्कत है, बस आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। हाँ क्या दिक्कत है? बस उन्हें थोड़ा बैक नहीं करना था गाड़ी को, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे अपने घर में ठीक है, हम नहीं जा रहे कहीं, रिवर्स नहीं करना आता, तो क्या गाड़ी सीधे सीधे चलाते रहेंगे? कहीं तो रिवर्स करनी पड़ सकती है, तो रिवर्स करनी पड़ गई तो क्या सारी गाड़ी से उतर जाए? आओ भाई अब कोई आओ रिवर्स कर दो। धक्का मार के कर लेंगे या फिर। तो सर अब रिवर्स की कहानी है, जरा सुनिए ध्यान से। इसका मतलब इस नेट प्रॉफिट में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इंपैक्ट है, और अभी मैंने आपसे पूछा हमें निकालना क्या है, मुझे ऑपरेटिंग से निकालना है। यस तो सर। अब हम गाड़ी में बैक गियर डालेंगे। क्या डालेंगे? बैक गियर। इसका मतलब इस नेट प्रॉफिट में जो भी मेरी बात हुई थी आपसे कि जो नेट प्रॉफिट निकाला था अभी हमने, ये निकाला था ना, ये रहा नेट प्रॉफिट। तो इस नेट प्रॉफिट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से अगर कोई प्रॉफिट बढ़ा है तो उसका इम्पैक्ट हटाना है, तो माइनस कर दो। आ रही बात सुनने? अगर कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कोई प्रॉफिट कम हुआ है तो उसे बढ़ा दो, और कोई बढ़ा है तो उसे रिवर्स कर दो। सिंपल फंडा। बताओ क्या मुश्किल है? लॉजिक है ना? इज दैट क्लियर? देखो Yes. अक्सर समस्या क्या हो रही होती है, अक्सर समस्या ये हो रही होती है जब हम कैश फ्लो पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मेट सा होता है, भाई ये लो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये चीज प्लस करनी है, ये माइनस करनी है, निकल जाएगा। अरे भाई करनी क्यों है ये तो पता हो, कर तो देंगे। अगर उसके पीछे कोई लॉजिक रीजन कुछ तो होगा तो उस लॉजिक को सीख लें। तो माय फ्रेंड जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसमें कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, कोई रेंट रिसीव्ड है, ऐसी कोई कहानी है, तो वो प्रॉफिट हमारा बढ़ा चुकी है पहले, तो भैया अब हमें उसका इंपैक्ट नलिफाई करना है, मैं रिड्यूस कर दूंगा। आ रही बात समझ में? इज दैट क्लियर? इसी तरीके से माय फ्रेंड अगर कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसी तरह से अगर कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और वो प्रॉफिट को इंपैक्ट कर चुकी है तो मैं उसे फिर से गाड़ी को रिवर्स कर दूंगा। अगर प्रॉफिट प्लस हुआ है तो माइनस कर दूंगा, माइनस हुआ है तो प्लस कर दूंगा। आप बताइए मेरी बात सुनने आ रही है? इज दैट Yes. क्लियर? ठीक है। तो अब ये सब जब चीज मैं यहां कर दूंगा, अब जरा ध्यान देना, मान लो सर ये जो हमारा नेट प्रॉफिट यहां निकला था, तो ये नेट प्रॉफिट निकल के आ गया था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग, जहां से हमें शुरुआत करनी है। जैसे कहीं से तो शुरुआत करता है ना इंसान, तो सर यहां से तो हमें शुरुआत करनी थी, तो मैंने यहां पे इन्वेस्टिंग का इंपैक्ट नलिफाई कर दिया और फाइनेंसिंग का इंपैक्ट नलिफाई कर दिया। तो अब आप मुझे बता सकेंगे ये हमारे पास क्या रह गया इनको नलिफाई करने के बाद? क्या रहा हमारे सर पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये हमारे पास रहा नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बात सुन में आ रही है? ये क्या रहा हमारे पास? नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इज दैट क्लियर? सर वही बोलना चाह रही थी मैं। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत रेक्टिफाई कर दिया मैंने, ये निकल गया हमारे पास। आगे चलो, आगे चलो। Yes, sir. तो हमारे पास यहां पर जो निकल कर आया वो निकल कर आ गया नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो लिखते हैं सर कहीं पे, लिख के मजा ज्यादा आता है। ठीक है जी। तो मैंने कहा सर ये हमारे पास अब निकल कर आ गया कि चलो वैसे लिख देता हूं, शुरू से लिख देता हूं, कोई बात नहीं। मैंने कहा
हमारी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इससे शुरुआत हुई थी हमारी। ठीक हो गया। अब मैंने यहां पे इंपैक्ट नलिफाई कर दिया, यानी प्लस माइनस, ठीक है जी, कौन सी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस माइनस फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये कर दिया हमने, यानी रिवर्स। अगर प्लस हो चुका है तो माइनस कर दिया, माइनस हुआ था तो प्लस कर दिया, सिंपल सा फंडा। अब मेरे पास यहां निकल कर आ गया सर नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये निकल गया सर। मैं बार बार ध्यान दिला रहा हूं सर, चलते चलते इतना दूर ना पहुंच जाए कि पता है फिर भूल गए कि हमें चाहिए क्या था। हमें चाहिए सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक कह रहा हूं, ठीक है। Yes, sir. अब जरा ध्यान दें, अगर ध्यान दें तो सर हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है सर वो दोनों हो सकती है, कैश और नॉन कैश। मैं ठीक कह रहा हूं Yes, sir. भाई? मान लीजिए डेप्रिसिएशन लग रहा है आपका, हम रेंट पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, सब ऑपरेटिंग है ये, लेकिन ये कैश के टर्म्स में। डेप्रिसिएशन है सर, ये भी ऑपरेटिंग है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और हम चाहें कि हमारी फिक्स एसेट्स, डेप्रिशिएबल एसेट्स डेप्रिशिएट ना हो तो कैसे रोकोगे आप बताइए? डेप्रिशिएट तो होंगे। तो फ्रेंड्स इन्हें डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश है, हमें चाहिए क्या, कैश चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐसी आइटम्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो ऐसी आइटम्स हैं जो नॉन कैश आइटम्स हैं, उनको लिए मुझे गाड़ी में फिर से रिवर्स लगाना पड़ेगा। जैसे डेप्रिसिएशन है, फ्रेंड्स मैं प्रॉफिट घटा चुका हूं लेकिन कैश थोड़ा ना दिया किसी को। एक कंपनी ने ये थोड़ी ना कहा कि हाँ भाई हमारे फिक्स एसेट्स इतने के हैं, उस पर 5 करोड़ का डेप्रिसिएशन लग गया तो लो भाई कैश पकड़ो जी, कोई ऐसा थोड़ी ना होने वाला है। पढ़ता है नहीं कब से कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस है। तो इसका मतलब ये हुआ डेप्रिसिएशन की वजह से कंपनी का प्रॉफिट घट चुका होगा लेकिन कैश नहीं घटा होगा, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा ऐड। कुछ आ रहा है सुनिए भाई, जब मान लो डेप्रिसिएशन लगाया होगा तो हमने प्रॉफिट को कम करा होगा ना भाई। अब तो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अच्छी तरह से आती है। ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट थी तो यहां पर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भी तो था, Yes, sir. तो ये नॉन कैश ही तो था ये कंप्लीटली पूरी तरह से। फिर तो यानी हमने यहां पे प्रॉफिट को कम कर दिया लेकिन कैश तो कम नहीं हुआ बिजनेस का, वो तो उतना ही है, मींस वी हैव टू एड इट। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज था, अब मैं यहां पे जो ऑपरेटिंग में नॉन कैश आइटम है उनका इंपैक्ट हटाऊंगा जी। यानी ऑपरेटिंग में जो नॉन कैश एक्टिविटीज हैं, अब नॉन कैश का मतलब बैंक इंक्लूड होता है, इट्स अ कॉमन सेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अब डेप्रिसिएशन है सर, माइनस कर चुका हूं तो ऐड करूंगा। अगर कोई हमने एप्रिसिएशन करा था, एसेट्स की कोई रिवोल्यूशन करी थी, प्रॉफिट बढ़ाया था मान लीजिए और कैश नहीं आया तो सर माइनस करूंगा। आ रही है बस सुनने? तो रिजल्ट ये होगा कि ये आपका जो ऑपरेटिंग होगा, तो ऑपरेटिंग में जो भी नॉन कैश की कहानी होगी उस सबको मैं यहां पर क्या कर दूंगा, एडजस्ट कर दूंगा। बताइए बात समझ में आ रही है जी? ठीक हो गया? ठीक है जी, इज दैट क्लियर? तो अब यहां पर जो मेरे पास जो कहानी निकल कर आएगी, ये क्या निकल कर आएगी सर?
अब हमारा जो बिजनेस है उसमें जो प्रॉफिट है, क्या वो खाली कैश से है? कैश है, कैश इक्विवेलेंट से। उसके अलावा भी तो हमारे पास एसेट्स हैं, जो करंट एसेट्स हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आप जरा ध्यान से समझिए, थोड़ा समझाने के हिसाब से समझा रहा हूं आपको। अगर मैं पुरानी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग समझाऊं, पुरानी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग थोड़ा समझाने के लिए, सर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है जी। सर शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, मोटा मोटे तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कहानी है सर। ध्यान से अगर हम समझें तो सर नॉन करंट एसेट्स का इंपैक्ट जो प्रॉफिट पे था वो मैं हटा चुका हूं। कैसे? नॉन करंट एसेट्स का इंपैक्ट प्रॉफिट पे हमारा क्या हुआ होगा? अगर मैं कोई फिक्स ऐसे बेचूंगी उस पर प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा? अगर प्रॉफिट हुआ तो हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो अभी तो कहीं दूर नहीं गए सर हम। ये लीजिए सर, तो फिक्स एसेट्स पे अगर मैं बेचा और उस पर कोई नफा नुकसान हुआ तो फिक्स एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अगर कोई प्रॉफिट हुआ है फिक्स एसेट्स पे तो हम उसे प्लस कर चुके थे पहले, अब मैं माइनस करूंगा, रिवर्स गाड़ी चलाना। अब तो रिवर्स सीख चुके हैं हम। अगर कोई फिक्स एसेट बेची उस पर कोई लॉस हुआ, कोई इन्वेस्टमेंट बेची उस पर लॉस हुआ, तो फ्रेंड्स वो हमने माइनस करा होगा, अब मैं उसे ऐड करूंगा। तो इन शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं तो यानी इसका जो प्रॉफिट पे इंपैक्ट जो पहले हो चुका है उसको मैं नलिफाई कर चुका हूं। बचा कौन सा? करंट एसेट्स। तो अभी दिमाग में रखेंगे, करंट एसेट्स बचा हुआ है। भाई करंट एसेट्स में बहुत सारी आइटम्स आती हैं, अब तो रेशियो एनालिसिस भी आप पढ़ चुके हो। स्टॉक क्या, डेटर क्या, कैश क्या, बैंक क्या, मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या, सब कुछ। तो यानी इसका इंपैक्ट बचा हुआ है, ये ध्यान में रखिए। अब इधर ये सर, अब मैंने कहा सर शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, तो जो नेट प्रॉफिट हम लेकर बैठे हुए हैं तो जनरली आप मानिए शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस से वो पहले ही भी इंपैक्टेड नहीं है। कैसे? भाई शेयर कैपिटल को अंदर बेसिकली शेयर कौन से हैं? इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी प्रेफरेंस पे आप क्या दे रहे हो? डिविडेंड दे रहे हो। सर ध्यान करिए ना, जो हमने इनकम स्टेटमेंट की बात करी थी इसमें तो कोई डिविडेंड आता ही नहीं है, दैट इज एप्रोप्रिएशन। आप देखिए जो पीछे पड़ा था कितना काम आ रहा है, ये सोचिए अब आप, और खुशी होनी चाहिए हमारे को इस बात से, देखो कितना काम आ रहा है, जो हमने पढ़ा था मजा आ रहा है। तो जो शेयर पे इक्विटी शेयर है चाहे प्रेफरेंस शेयर है, उस पर जो डिविडेंड है वो क्या है? एप्रोप्रिएशन। और सर वो तो इसके बाद आता था ना, जब पैट निकालते थे हम उसके बाद वो काम आता था कि सरप्लस स्टेटमेंट पी&एल बनाते थे उसमें हम डिविडेंड डालते थे, बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी। तो जब इसके अंदर उसका इंपैक्ट है ही नहीं तो नलिफाई करने की भी जरूरत नहीं है। बात आ रही है समझ में? भाई हम कर क्या रहे हैं? हम निकाल रहे थे ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो जिसका इंपैक्ट ही नहीं है वहां बात खत्म हो गई सर। चलिए जी आगे चलते हैं। तो माय फ्रेंड्स मैंने कहा इसका मतलब इनका इंपैक्ट प्रॉफिट पे जनरली नहीं है, अगर है तो उसको नलिफाई करेंगे, अपनी बात में हम अड़िग हैं। नॉन करंट लायबिलिटी सर देखिए क्या इंपैक्ट है इसका। डिबेंचर पे इंटरेस्ट का था, जो बैंक से लॉन्ग टर्म लोन्स लिए उसका इंटरेस्ट था सर, वो फाइनेंस कॉस्ट में था और वो मैं हटा चुका हूं ना, कि जो फाइनेंस कॉस्ट थी जिसने प्रॉफिट को रिड्यूस किया था मैं उसको वापस एड बैक कर चुका हूं। तो इसका मतलब है इसको मैं इसका इंपैक्ट नलिफाई कर चुका हूं, इसका इंपैक्ट नलिफाई कर चुका हूं, और इसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे था ही नहीं। बचे क्यों से? दो, एक करंट एसेट्स और एक करंट लायबिलिटी। फिर से आपको पका रहे हो सर, भूलना जाए हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
तो सर ये बोल हम जैसे बोलते हैं ना कैश बोलना जा रहा है सर, कस्टम है कैश बोलने का, लेकिन यहाँ कैश का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ सर, यहाँ पे जो करंट एसेट्स की मैं बात कर रहा हूं, इसमें जो आपके जो टर्म्स आएंगी उस टर्म्स में सर कैश भी होगा, बैंक भी होगा, आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी होंगी, उसके अलावा सर स्टॉक है, डेटर्स है, एक्रूड इनकम्स है, बहुत सारी चीजें हैं सर। ध्यान सर ध्यान, चाहिए क्या मेरे को चाहिए सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चाहिए मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो इन स्टॉक डेटर वगैरह ये सब जो करंट एसेट्स में जो बच गए उनका इंपैक्ट मुझे नलिफाई करना पड़ेगा। यहां जो करंट लायबिलिटी इंक्लूडेड है मुझे इसका इंपैक्ट भी नलिफाई करना पड़ेगा कैश निकालने के लिए। चलो जी, ये बात समझ में आती है जी, इंपैक्ट नलिफाई करना है जैसे बाकियों का करा था। अब हम ये तो देखिए इसका इंपैक्ट था क्या, नलिफाई तो तभी करेंगे ना। अब दिमाग लगाइए सर, अब यहां पे स्टॉक है, अगर मैं ये कहूं स्टॉक 50,000 था और वो अब 60,000 हो गया, तो स्टॉक अगर 10,000 का बड़ा है तो आप कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट में ये कहोगे ना कैश गया है 10,000 का। आ रहा है समझ में? इज दैट क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे 50 से 60 हुआ है, पिछले साल मतलब 50 था, जिस साल का मैं बना रहा हूं उसे पिछले साल क्लोजिंग 50 था, इस साल क्लोजिंग 60 है, तो 10,000 का मेरा स्टॉक, तो कैश गया ना इनडायरेक्टली मेरा, माइनस करो सर। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? ताकि जो इंपैक्ट बचे वो केवल और केवल कैश का बचे, बाकी सारे इंपैक्ट खत्म हो जाए, बाकी सबका इंपैक्ट खत्म हो जाए। डेटर है सर, अगर डेटर बढ़े हैं, समझना मेरी बात को, मैंने कहा सर डेटर 80,000 के थे सर, 150 के हो गए, डेटर हमारे 80 के थे और मैंने कहा सर वो 150 के हो गए, तो डेटर 70,000 से बढ़ रहा है। दिमाग लगाइए ना सर, 70,000 से डेटर कैसे बढ़ेगा? जब आपने सेल करी होगी, सेल करी तो कहीं ना कहीं स्टॉक में लगा होगा, इसका मतलब इनडायरेक्टली कैश आपने लगाया है, रेशो पढ़ चुके हो आप। कुछ आ रहा है सुनने? यानी माइनस करो। तो इसका मतलब इन शॉर्ट में मैं आपसे बोलूं कि जब आपकी करंट एसेट्स बढ़ रही है तो आप उसे माइनस करेंगे, लॉजिक दिया है सर मैंने आपको। लेकिन 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 अदर देन कैश, बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अदर देन दैट, सारी बात सुन लो। आप इधर आ जाइए सर करंट लायबिलिटी पे। आप करंट लायबिलिटी में सर क्या होगा? मैंने कहा सर क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर होगा। अब मैंने कहा सर क्रेडिटर पहले 40 का था और अब क्रेडिटर मान लो 55 का हो गया, तो क्रेडिटर अगर 40 से 55 होता है तो 15,000 क्रेडिटर बढ़ा है भाई, डायरेक्टली समझिए ना, कैश आ गया कि उसके पैसे हमने लगा दिए अपने बिजनेस के अंदर। ऐड करिए, आ रही बात सुनने? बस अब थोड़ी सी बात और आपको समझनी है और कहानी आपके हाथ में, मुट्ठी में हो जाएगी फिर बहुत। अब सर क्रेडिटर में हम यहां डालेंगे सर बैंक ओवरड्राफ्ट डालेंगे। अब सर बैंक ओवरड्राफ्ट भी यहां चेंज हो रहा होगा, चलिए मान लीजिए पहले बैंक ओवरड्राफ्ट 30 था, लेटर ऑन सर यहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट 40 हो गया, 10,000 से बढ़ रहा है। तो आपको यह समझा रहा हूं, अब इसका ट्रीटमेंट जैसे करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट होता था वैसे नहीं होगा। अभी मेरी बात हुई और आपने मेरे को प्रॉमिस किया कि सर जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप गलती नहीं करोगे कि सर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो यानी इसका ट्रीटमेंट करंट लायबिलिटी होते हुए भी हम इसका ट्रीटमेंट करंट लायबिलिटी की तरह नहीं करेंगे, माइंडेड। क्यों? मोटिव देखो ना, मोटिव क्या है कि कैश फ्लो निकालना है ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू। तो यानी बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बढ़ रहा है तो हम कहां दिखाएंगे? फाइनेंसिंग में इनफ्लो, और बैंक ओवरड्राफ्ट अगर घट रहा है तो फाइनेंसिंग में आउटफ्लो। तो इसका मतलब इन शॉर्ट बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है, लेकिन कैश फ्लो में हम उसका ट्रीटमेंट करंट लायबिलिटी की तरह कतई नहीं करेंगे। करंट लायबिलिटी में सर मैंने कहा शॉर्ट टर्म लोन हमने लिए हैं सर, ओपनिंग में 20,000 थे सर,
क्लोजिंग में 1 लाख है। तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म लॉस हमने 80,000 बढ़ाए हैं अपने, यानी रेज करें। समझा रहा हूं सर, करंट लायबिलिटी है शॉर्ट टर्म लोन, लेकिन कैश फ्लो में हम इसको करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मेरी आपसे बात हुई है कि अगर शॉर्ट टर्म लोन बढ़ते हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो की तरह आएंगे। तो अब सर डबल ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकते ना, कि पता चला जी लो जी सर आप भी खुश और हम भी खुश, सर शॉर्ट टर्म लोन बढ़ रहे हैं 80,000 से, सर हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो दिखा दिया और हमें इसको करंट लायबिलिटी की तरह भी ट्रीट कर दिया, लो बहुत बढ़िया। डोंट डू दैट, ऐसा नहीं करना। तो यानी इसका ट्रीटमेंट अगर हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हो गया है तो ये करंट लायबिलिटी का ट्रीट नहीं होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट का ट्रीटमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट भी करंट लायबिलिटी की तरह नहीं करना। आ रही बात सुनने? तो ये सब जब हम इंपैक्ट को हटा देंगे तब हमारा आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से पहले है। आ रही बात समझ में? इज दैट क्लियर? अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कराऊंगा सर। अब देखिए जी सर, ये लीजिए सर, जहां से हमारी शुरुआत हुई थी, अब आपकी स्क्रीन पे बहुत अच्छी तरीका है, जरा समझना कर ध्यान से। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहां से हमारी शुरुआत होगी सर, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर आपको दिख रहा है सर, क्यों ऐड करा? नॉन कैश एक्सपेंडिचर, कि भैया हमने प्रॉफिट कम कर दिया, कैश नहीं गया, दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड इट। आ रही है बात सुनने? क्लियर? पेज नंबर 3 पे इन डिटेल वाला कॉलम खोलना है सर आपको। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो मैंने बुक दे रखी है, इन डिटेल में जो लिखा है वो खोलना है आपको। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को बेची, उस पर नुकसान हुआ। ध्यान करिए सर, कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप लिख सकते हैं इसके ब्रैकेट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और आपको पता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इंपैक्ट हमें नलिफाई करना है, तो अगर पहले लेस हो चुका है तो नाउ वी हैव टू ऐड इट। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ, कुछ भी चीज अगर आपने रिटर्न ऑफ करी जिससे कैश नहीं जा रहा तो सर क्या है? नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो कैश नहीं गया लेकिन प्रॉफिट कम कर दिया, वी हैव टू ऐड इट। इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, माय फ्रेंड अगर हमने कोई यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करा है अगर, तो आप ध्यान करिए उसके अंदर हमने करा क्या? उसके अंदर सर हमारा कोई कैश नहीं गया लेकिन हमने प्रॉफिट कम कर दिया, तो यानी वी हैव टू ऐड इट। इंटरेस्ट ऑन लोन, सर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है सर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट कम करा है, रिवर्स ऐड इट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऐड इट। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, अब ध्यान करना सर, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश फ्लो एक्टिविटी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, करंट लायबिलिटी होते हुए भी हम इसको ट्रीट क्या करते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट पे कोई इंटरेस्ट पे करा है तो वो यहां आएगा सर। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कि जब हम प्रेफरेंस शेयर पे कर रहे हैं उस पर कोई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो अभी इसके लिए रुकते हैं सर, अभी मैं बड़े बड़े जो क्वेश्चन कराऊंगा तो उस वक्त ज्यादा क्लियर होगा, अभी रुक जाइए आप इसके लिए। प्रीमियम रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसके लिए रुक जाइए। अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, सर अगर हमने कोई अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ किया, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है सर, प्रॉफिट कम कर दिया, कैश नहीं गया, ऐड कर दें। इसी तरह से डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, प्रॉफिट कम करा है, इंपैक्ट नलिफाई करना है, ऐड कर दीजिए। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, प्रॉफिट कम करा है, नलिफाई करना है, ऐड कर दीजिए। लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है सर, प्रॉफिट कम करा है, रिवर्स चलना है, ऐड कर दीजिए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर हमने कोई प्रॉफिट हुआ, हमने कोई फिक्स एसेट्स बेची, उसमें प्रॉफिट हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इंपैक्ट नलिफाई करना है, तो ऐड हो चुका है तो उल्टा चलेंगे, मींस अब ये लेस हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? कि जो आपने फिक्स एसेट्स को बेचा उसमें कोई प्रॉफिट हुआ तो आप प्रॉफिट में पहले ऐड कर चुके हो ना। फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और आपसे मेरी शुरू में बात हुई कि इन्वेस्टिंग वगैरह इन सबको आप इंपैक्ट हटाओगे, लेस करिए। इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पे कंपनी ने कहीं बाहर इन्वेस्ट किया है, उस पर कोई इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल रहा है, तो ये भी कौन सी होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई, इसका भी इंपैक्ट हटाना है, माइनस कर दीजिए सर। और कोई नॉन ट्रेडिंग इनकम से उसको हटा देना है सर, ठीक है जी। अब देखिए सर, अभी आपको आ रहा है सर लेस और ऐड नजर, अभी मैंने पूरा डिटेल में यही समझाया
कि भाई करंट एसेट्स बढ़ रही हैं तो आप लेस करोगे, करंट लायबिलिटी घट रही है तो भी आप लेस करोगे। लेकिन मैंने क्या कहा, एक्सक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कि भाई इसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं आएगा। इसी तरह से मैंने यहां कहा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स रिड्यूस और करंट लायबिलिटी इंक्रीज एक्सक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आपकी चॉइस है सर, जैसे एक्सक्लूडिंग मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा है, तो जो करंट लायबिलिटी मैंने लिखा है कि बढ़ रही है या घट रही है, अगर आप वहां पर भी लिखना चाहो एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स, तो यू में राइट, कोई बुराई नहीं है उसमें। जो यहाँ पे मैंने करंट लायबिलिटी में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, अगर आप यहां पर लिखना चाहो एक्सेप्ट, जैसे तो यहां पे जो आपका करंट लायबिलिटी है, तो आप यहां पे अपनी नॉलेज के लिए लिख सकते हो कि भाई एक्सेप्ट, यहां पे जो बैंक ओवरड्राफ्ट है सर वो नहीं आएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? ऐसा लिखना हो, अगर आपको चॉइस है तो आप लिख सकते हो कि जी बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा। ठीक, आप यहाँ लिख सकते हो कि जी जो शॉर्ट टर्म लोन्स है वो नहीं आएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, कि जो शॉर्ट टर्म लोन है वो यहाँ नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स, क्योंकि वो करंट लायबिलिटी होते हुए भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ट्रीट करे जाते हैं, जो मैंने अभी आपको लॉजिक दी। तो जो जो चीज इसमें आती रहे वो आप डालते रह सकते हो सर, आप अपनी नॉलेज के लिए। बात समझ आ रही है? तो ये चीजें ऐसी कुछ जो चीजें हो तो यानी वो आप यहाँ डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज जो आपको दिमाग में रहती है। ठीक हो गया? आया लॉजिक, आया समझ में? क्योंकि कोई एक चीज ऐसा तो है नहीं ना कि डबल साइड वगैरह जाएगी, इट्स नॉट लाइक दैट। तो जो आप एक जगह डाल रहे हो दूसरी जगह वो नहीं डालोगे, तो आप इस तरह से अपनी नॉलेज के लिए लिख सकते हो ये चीज। अब देखिए सर, अब यहाँ पे हमने कहा ये सारी कहानी आ गई। अब जरा ध्यान करें, हमने शुरुआत कहां से करी थी? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो सर अब हमने टैक्स पे करा है, टैक्स पे करा है, कैश गया है, तो अब जो आप टैक्स पे करोगे वो अब इसके बाद हम लेस करेंगे, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में। आ रही बात सुनिए भाई, देखो हमने टैक्स को ऑपरेटिंग में माना, तो ऑपरेटिंग पूरी तरह से थी नहीं, तो हमने क्या करा कि आपकी मतलब कहते हैं ना इसकी बात भी नजर बुरा भी ना लगा हो कुछ, तो हमने क्या करा टैक्स को ऑपरेटिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में डाल दिया कि ऑपरेटिंग की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, खत्म हो गई कहानी। पूरी तरह से तो ऑपरेटिंग भी नहीं है इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में डाल दिया। ठीक, अब इसके बाद प्रोसीड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अब ये जो लिखा है ना सर हमने प्रोसीड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन ध्यान करना अब ये इंश्योरेंस कंपनी से जो प्रोसीड हुई है ये प्रोसीड होनी चाहिए सर ऑपरेटिंग से रिलेटेड। यानी मान लीजिए कोई गुड्स जल गए, कंपनी ने इंश्योरेंस करा रखा है, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया, तो गुड्स क्या है? ऑपरेटिंग है, इसलिए आएगा। लेकिन माय फ्रेंड अगर मान लीजिए प्रोसीड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी है, कोई मशीनरी जल गई और उसके एवज में हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल रहा है, मैं मानता हूं सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन सर वो ऑपरेटिंग नहीं है, फिर वो इन्वेस्टिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाएगा। अगर मान लीजिए कोई मशीनरी जल गई और हमने इंश्योरेंस करा रखा है, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पैसा दे दिया उस मशीनरी जलने का, तो मशीनरी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी, ऑपरेटिंग थोड़ी ना थी, तो इन्वेस्टिंग में जाएगा फिर वो। और गुड्स जल गए उसके लिए हमें इंश्योरेंस कंपनी दे रही है तो ऑपरेटिंग है। आ रही बात सुनने? तो इस बात का हम ध्यान रखें कि ये प्रोसीड तो ठीक है फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ये प्रोसीड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है जी। चलिए आगे लिख देते हैं सर फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है सर उनसे रिलेटेड जो मिल रही है उसी इंश्योरेंस कंपनी फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, वो यहां आएगा। देन आफ्टर आपके पास लास्ट में इन सब कुछ करने के बाद आपके पास आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो माय फ्रेंड आपको ये साफ साफ नजर आ रहा होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सारी की सारी जो गेम है वो कंप्लीट ऑपरेटिंग एक्टिविटी की सबसे बड़ी गेम है। तो आप इस बात को देखेंगे कि एग्जाम में कई बार या तो फुल फ्लैश क्वेश्चन आ ही रहा है, कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन अगर कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इतनी फेमस है कि कितनी बार क्वेश्चन आ रहा होता है कि सिर्फ आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना होगा, दैट्स ऑल, बस और कुछ नहीं। तो ये सारी कहानी हमें उसके लिए करनी, और आप इस बात से खुश हुए कि हाँ हमें समझ में आया कि हमें कैसे करनी। तो मैं फिर से एक बार आपको दोबारा से रिकैप कर रहा हूं कि हमें जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की जो करनी है उसकी शुरुआत जो होगी वो होगी हमारी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम।
और नेट प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगी, तो इन रियल लाइफ में सर जो हमारे पास जो हम इनकम स्टेटमेंट बना चुके हैं, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये हम उठाएंगे 4 लाख का, और इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो थी जो मैंने प्लस माइनस करी उसको डिस्कस करेंगे। अब फ्रेंड्स जरा यहां पर जाकर थोड़ा सा दोबारा ध्यान देने की जरूरत है। मैंने कहा मान लीजिए अब ये अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहूं 2,80,000 सर, 2,80,000 ये लीजिए 280, अब ये टैक्स कितना है सर 120 ऐड करा सर, तो ऑब्वियसली सर मेरे पास 4 लाख जो ये आ गया, ये क्या आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। अब ये जो मैंने लिखा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अब जरा ध्यान दीजिए इस पे सर, खुदा ना करे गुड्स लॉस्ट हो गई बाय फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक, और उस पे हमने इंश्योरेंस करा रखी थी, तो उसके एवज में इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 60,000 रुपए दिए, 60,000 रुपए दिए सर। तो अभी जो मैंने आपके संग शेयर स्क्रीन करी, मैंने आपसे क्या कहा, ये 60,000 आप यहां दिखाएंगे सर, ये लिखा हुआ है ऐड, ये लास्ट में, तो सर वहां आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना, ऐड करेंगे ना। इसका मतलब सर ये हुआ कि यहां पर आप ये 60,000 माइनस करोगे, ये समझिए आप मेरी बात को। जो इंश्योरेंस कंपनी से आपको जो क्लेम मिला 60,000 का, तो हमने कहा ना भैया शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को हमें अलग से दिखाना है, तो अगर अलग से दिखाना है तो पहले वहां पे ऐड करके दिखाओगे भैया ये 60,000 हमारे पास यहां से आए हैं, तो पहले यहां माइनस भी तो करना पड़ेगा, तभी तो डबल एंट्री पूरी होगी। तो यानी जो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में अगर कुछ प्लस दिखा रहे हो, तो वो उससे पहले यहां माइनस हो जाएगा। और अभी मैं बहुत सारे इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हमें इसको, इन चीजों को इंप्लीमेंट कैसे करना है। बताइए आई बात सुनने कि किस तरीके से हमें चलना है। तो आगे जो अब यहाँ क्वेश्चंस जो होंगे, अब इसके बाद सर इस पे एक क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, देखिए सर ये समझा रहा हूं मैं आपको कि यहाँ पे आपका ये देखो जी, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर टैक्स है, ये आपने टैक्स ऐड कर दिया, ये बिफोर टैक्स आ गया। अब ये आपका कैश रिसीव्ड हुआ अगर आपका कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी में, तो वो पहले आप अलग से दिखाओगे, प्लस करोगे तो यहाँ माइनस करो सर। अगर कोई कैश पे कराया आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी में, तो वो अगले पेमेंट अलग से दिखाओगे, तो यहाँ माइनस, यहाँ पे ऐड करो सर, मतलब जस्ट रिवर्स करना है सर, ठीक है जी। तो मीन्स अब ये कंसेप्ट मैंने समझा दिया आपको, ऑपरेटिंग समझा दिया, इन्वेस्टिंग समझा दिया और फाइनेंसिंग समझा दिया। अब कुल मिला के यहाँ पे हमारी जो कहानी शुरू होगी, अब वो इसके न्यूमेरिकल शुरू होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगली क्लास के अंदर जो आज मैंने आपको पढ़ाया है उसके बेस पे हम सारे न्यूमेरिकल सीखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए चलना जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारी आज की थ्योरी पर कंप्लीटली डिपेंड करेंगे, ठीक। चल बाय।